जय भीम, जय भारत मित्रों। भारतीय संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, युग पुरुष और आधुनिक सदी के 21वीं सदी के सबसे महान व्यक्तित्व या कहें कि समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या लोकतंत्र के प्रखर वक्ता या दलितों के मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आज 131वीं जयंती के अवसर पर आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। मित्रों, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे या बहुत कुछ जानते होंगे, या जो भी कुछ अगर बचा होगा तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, या उनके संघर्षों के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। और अंबेडकर जी के इस जयंती के अवसर पर मैं छोटी सी उनके लिए कविता लिखा हूं कि अंबेडकर जी ने कैसे भारत में संविधान बनाया, कितना संघर्ष किया और हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, दलितों पिछड़ों को कितने अधिकार दिए, मजदूरों को 8 घंटा का काम दिलाया, महिलाओं को मातृत्व विकास दिलाया, आरबीआई की स्थापना की, कितने सारे कार्य, अनगिनत कार्य किए अंबेडकर ने। और हमेशा ऐसे महान शख्सियत या महापुरुष का भारत या दुनिया हमेशा ऋणी रहेगा। मित्रों, तो हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं कि जो खुद में एक ज्वाला है, उसे बुझा सकता है कौन। जो खुद में एक ज्वाला है, उसे बुझा सकता है कौन। डॉक्टर अंबेडकर तो जीता जागता इतिहास है, उसे मिटा सकता है कौन। डॉक्टर अंबेडकर तो जीता जागता इतिहास है, उसे मिटा सकता है कौन। बहते हुए तूफानों का काफिला है वो, उससे टकरा सकता है कौन। मित्रों, उससे टकरा सकता है कौन। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, दुनिया में ऐसा संविधान बना सकता है कौन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जो इतिहास संविधान बनाया, उसे बना सकता है कौन। देखिए, जिसने भारत को राह दिखाई, महिलाओं, बच्चों, अनाथों, मजदूरों को सबको अधिकार दिलाया या वोट देने का अधिकार दिलाया, क्रांति जगाई, ऐसा हो सकता है कौन। डॉक्टर अंबेडकर तो एक बुलंदी है, उसे पा सकता है कौन। जिसने इस अंधे युग में, मित्रों 2-3 हजार साल से, हमारा 1947 से 1950 से आजाद होने से पहला हमारा समाज एक प्रकार से अंधकार युग में जी रहा था, ठीक है। या कुछ लोगों को, चंद ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, बोलने का अधिकार था, जीने का अधिकार था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ किया है, जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भारत का संविधान ही बना दिया, सब कुछ बदल दिया। जिसने इस अंधे युग में किरणें बिखेरी, ऐसा सूरज हो सकता है कौन। जिसने इस अंधे युग में किरणें बिखेरी, ऐसा सूरज हो सकता है कौन। उसने तो 3000 वर्ष पुराना भारत का इतिहास ही बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 3000 वर्ष पुराना भारत का इतिहास ही बदल दिया। ऐसा योद्धा हो सकता है कौन। कोई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ है तो खुद अंबेडकर है। मित्रों, फिर आगे है कि जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया, जीने का अधिकार दिलाया, महिलाओं, दलितों, वंचितों, युवाओं एवं भारतवासियों में क्रांति की ज्वाला जगाई, और बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता का संदेश पहुंचाया, ऐसा महामानव हो सकता है कौन। अंबेडकर तो खुद में एक बुलंदी है, उसे पा सकता है कोई नहीं। मित्रों, अंबेडकर जी ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि अंबेडकर जो संविधान बनाया है उसको हम पालन करें। अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उसको यूज करें, प्रयोग करें, समाज को जागरूक करें, सभी युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ठीक है। इसीलिए मेरा कविता बनाने का पर्पज यही था कि आप लोग एक बार से संघर्षमय जोशवान हो जाएं और एक प्रगति अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हो जाएं। तो जो खुद में एक ज्वाला है, उसे पा सकता है कौन। जो खुद में एक ज्वाला है, उसे बुझा सकता है कौन। अंबेडकर तो जीता जागता इतिहास है, उसे मिटा सकता है कौन। कोई नहीं। मित्रों, अब हम इसी की अगली कड़ी में अब अंबेडकर जी के बारे में या उनके उपलब्धियों के बारे में, पूरी जीवन गाथा के बारे में हम जानेंगे कि अंबेडकर जी ने वास्तव में कैसे बचपन से लेकर के
6 दिसंबर 1956 तक का महान मतलब जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक कैसे सफर तय किया। बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति या महामानव मरता है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब हम प्रारंभ करते हैं अंबेडकर जी की जीवनी से संबंधित चीजें या उनके संघर्ष की गाथा। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था और बचपन से ही इनका बहुत संघर्षमय जीवन रहा है और 7 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे क्या होता है कि फिर इनकी 9 वर्ष में स्कूलिंग प्रारंभ होती है। मित्रों, क्या होता है कि बचपन से ही उस समय 1890 या कहें कि 90-95 के आसपास छुआछूत, ये जो सामाजिक अस्पृश्यता थी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। इनके लिए शिक्षा ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल काम था। फिर भी किसी तरह इनके पापा जो ठीक है अंग्रेजों के यहाँ सूबेदार हुआ करते थे, तो किसी ने सोर्स सिफारिश करवा के इनकी शिक्षा दिलवाई या प्रवेश दिलवाया। तो 7 नवंबर 1900 को इन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। 7 नवंबर 1900 को प्राथमिक सतारा नगर में गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें इनका एडमिशन होता है और जिस दिन को कब 7 नवंबर को ही जिस दिन प्रवेश करते हैं स्कूल में, तो वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार उन्हीं के नाम पर विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया है। उसके बाद मित्रों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास कर लेते हैं। 6 में इनकी 1906 में इनका विवाह हो जाता है, 7 में मैट्रिक पास करते हैं। फिर क्या होता है मित्रों, 7 में मैट्रिक पास करने के बाद 1912 में क्या है, बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या राजनीति से एमए कंप्लीट करते हैं। तो इनकी यह जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से और इतना यहाँ तक पहुँचना, एमए कंप्लीट कर पाना या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाना, पहला दलित ऐसा व्यक्ति था उस समय जो उन्होंने यहाँ तक शिक्षा प्रारंभ की। और फिर 1913 में जो साहू जी महाराज हैं बदौड़ा के नहीं मित्रों, साहू जी नहीं, बदौड़ा के जो एक महाराज हैं, ठीक है ना, उनकी सहायता से या कई लोगों की मदद से ये अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में जाते हैं। 1913 में यूएसए पहुंचने के बाद मित्रों इनकी जो है पढ़ाई स्नातकोत्तर स्तर की या स्नातक स्तर की प्रारंभ हो जाती है। और मित्रों और ये क्या करते हैं कि 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से 12-13 में क्या करते हैं, 1915 में एमए कंप्लीट हो जाता है इनका। 1916 में फिर एमए कंप्लीट करने के बाद लंदन चले जाते हैं मित्रों। लंदन में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनका दाखिला मिल जाता है, जो बहुत बड़े गौरव की बात होती है। और मित्रों कुछ दिन रहते हैं और वहीं 14 से जो विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, 1914 से 18 के बीच विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये दुर्भाग्यवश या कुछ कारणों वहां से उनको वापस आना पड़ता है भारत। वापस आने के बाद अपना इनका अध्यापन चलता रहता है। फिर 1921 के आसपास 20-21 के बाद फिर इनको इंग्लैंड जाने का मौका मिलता है। और मित्रों 1920-21 में ये कहा जाते हैं इंग्लैंड चले जाते हैं और फिर से अपनी जो शिक्षा दीक्षा है प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों 16-17 में इनको क्या था, इनको अर्थशास्त्र से पीएचडी भी प्राप्त हो गई थी। 16 में इकोनॉमिक्स से पीएचडी प्राप्त हो गई थी कोलंबिया विश्वविद्यालय से। और मित्रों फिर 1921 में एमएससी विज्ञान से स्नातकोत्तर करते हैं, या कहें कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी एमएलडी की डिग्री लेते हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी करते हैं और एमएससी विज्ञान से करते हैं डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि 1923 में इनको मिलती है। फिर ग्रेजुएट ना यानी बैरियर इन लॉ की डिग्री भी लेते हैं। फिर कंप्लीट करने के बाद 2-3 महीने बाद जर्मनी जाते हैं और इकोनॉमिक्स पर अध्ययन चालू करते हैं। साथ ही इनके साथ साथ कई अपने शोध पत्र जारी करते हैं, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ रुपी मतलब रुपये की समस्या, इनकी उत्पत्ति और समाधान, जो इनकी क्या है थीसिस है एक, ठीक है ना, कि द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जो इनकी जो थीसिस है, ठीक है ना, ये बहुत फेमस थीसिस है। और ये इन्हीं के जब 1935 के आसपास ये थीसिस आती है, कई थीसिस की आती है इकोनॉमिक्स पर। तो हिल्टन यंग जो कमीशन है उसके इन्हीं के सिफारिश के आधार पर, ये अंबेडकर के प्रयासों के आधार पर कहें तो 1935 में आरबीआई केंद्रीय बैंक जैसे मतलब भारत में जो बहुत बड़ा बैंक है जो इस समय भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही संचालित करता है, उसकी स्थापना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी अहम योगदान रखता है। इतना तो ठीक है 1923 तक। फिर उसके बाद भारत वापस आ जाते हैं।
ठीक है, 1925 के आसपास भी संपर्क रहता है, घूमते हैं, देखते हैं, भारत की स्थिति को समझते हैं वास्तव में। और 19 जब जान जाते हैं कि भारत में दलितों की या मजदूरों की या पिछड़े वर्ग की स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत लाचार है, तो उनके उत्थान के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर मित्रों 1927 में ही, मित्रों 1927 में ही क्या होता है, यह सामाजिक अपना मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है मित्रों, फिर मित्रों क्या होता है कि आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है 1818 के पास 1 जनवरी को, उस समय क्या होता है कि भारतीय महान सैनिक जो होते हैं वो लड़ते हैं। तो वो लगभग 500 सैनिक रहते हैं और 5000 सैनिकों को किस तरह परास्त करते हैं। तो उन्होंने 1 जनवरी 1927 को कई लोगों को सभा में बुलाया और जो विजय स्मारक है, कहाँ, भीमा कोरेगांव में जय स्तंभ पर, उस एक समारोह पर क्या किया कि उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे महान सैनिक थे उनका हम अंकित संगमरमर की चट्टानों पर कराएंगे। तो उन्होंने कराया एक प्रकार से कि हमारे दलितों या शोषितों या पिछड़ों को अंदर एक क्या है, ज्वाला आए। मित्रों फिर 1927 में ही ये देखा कि मनुस्मृति में जो लिखा गया, मनुस्मृति में कुछ शब्द हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी इन सब है ताड़न के अधिकारी। तो उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, सबको बहुत सारा अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के कारण ही 4 वर्ण बटे हुए हैं और हमारे समाज में इतनी छुआछूत है, हम लोग कितना पीछे हैं। इसीलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि यह भेदभाव, असमानता, अस्पृश्यता की बात करती है। महिलाओं को नीचे दिखाया इसमें गया, मानव को मानव नहीं माना गया। इसीलिए 1925 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनुस्मृति दिवस मनाया जाता है। मित्रों फिर कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए छुआछूतों को क्या किए, मतलब जितने छुआछूत दूर करने के लिए या कहें कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए कालाराम मंदिर का नाम आता है। कालाराम मंदिर में क्या होता है, इन्होंने दलितों को प्रवेश करवाते हैं। कहते हैं कि भगवान जो है ना, हालांकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि भगवान के अस्तित्व को नकार दिया गया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि दलित जो भी मानते हैं, ठीक है ना, तो भगवान सबको एक नज़र से देखता है। तो 1930 में कालाराम मंदिर, ठीक है ना, और 1930 में ही एक तालाब में, ठीक है ना, तालाब में पानी पिलाते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, अब हमारा जो अधिकार है तो आप नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। मित्रों फिर 1930, 31, 32 जो होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन होता है, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और अपना जो मत होता है या कहीं कि अपनी बात बखूबी से रखते हैं। तो दुनिया को पता चलता है कि वास्तव में भारत में भी ऐसी कोई शख्सियत है, भारत में भी ऐसी कोई शख्सियत है जो इतना बुद्धिमान है, योग्य है। तो अंग्रेजों का ध्यान जाता है और उन्होंने एक दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं और कहते हैं कि जब सिखों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को, महिलाओं को स्वतंत्र मताधिकार मिला हुआ है तो दलितों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या जो कम्युनल अवार्ड है उसको पारित करवा लेते हैं, ले लेते हैं, स्वतंत्र मताधिकार ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दलित जो नेता है अगर खड़ा होगा जिस क्षेत्र से, उनकी 78 सीटें निर्धारित की गई थी, उनको सिर्फ वोट दलित देंगे। जैसे मान लीजिए 1909 का अधिनियम जो आया था, उसमें क्या था कि मुस्लिमों को स्वतंत्र पृथक प्रतिनिधित्व अधिकार दिया गया था। इसीलिए इन्होंने दलितों के लिए मांग की, सबके लिए जब हो गया तो फिर उसमें गांधी जी कूद पड़े कि नहीं, हिंदू धर्म को ये बोले कि हिंदू धर्म इससे विखंडित हो सकता है। तो उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी का तर्क था कि दलितों को देने से अगर हिंदू धर्म का विभाजन हो सकता है तो अब तक इस हिंदू धर्म ने दलितों के साथ मतलब इतना भेदभाव क्यों किया। दूसरी चीज ये है कि अगर महिलाओं को स्वतंत्र मताधिकार देने से, सिखों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को देने से भारत का विभाजन नहीं हो जाता, या ठीक है हिंदू धर्म में जो है फूट पैदा नहीं होती, तो दलितों को देने से कैसे हो सकती है। फिर जो जैसा हुआ वो मित्रों 1932 में दोनों गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना पैक्ट होता है, उसमें समझौता होता है। उसमें गांधी जी उपवास करते हैं अरवदा जेल में, अम्बेडकर जी आते हैं, देखते हैं कि पूरे देश में एक प्रकार से हल्ला मच चुका था, गांधी जी बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पाप मैं नहीं ले सकता। फिर उसके बाद उन्होंने समझौता किया, फिर 148 सीटें निर्धारित हुई। हालांकि अब मित्रों 1935 में हमने बताया कि जो आरबीआई की स्थापना में अम्बेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे।
और मित्रों फिर इसी कड़ी में आगे चल के डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्य किए, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, ठीक है ना। मूकनायक पत्रिका, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत या जनता, 5 पत्रिकाओं को निकाला। इन्होंने कई बुक्स लिखी, बुद्धिज्म, धम्म, और जैसे इनकी जो आत्मकथा है अबेटिंग फॉर वीजा, उसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है मित्रों। और अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसी शख्सियत है कि जिनको डॉक्टर अंबेडकर ऐसी शख्सियत है जिनको 9 भाषाओं सहित 32 डिग्रियां प्राप्त थी। तत्कालीन भारत में यह सबसे बड़ी बात थी मित्रों। फिर इन्होंने क्या किया कि इसके बाद रुके नहीं, अपने दलितों के लिए बहुत सारे सुधार कार्य किए भारत के। और उन्होंने एक वाक्य कहा था मित्रों कि मैं पहले और आखिरी में भारतीय हूँ, पहले और आखिरी में भारतीय। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कितना लगाव था। और मित्रों अगर हम देखें कि अंबेडकर जी के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, अंबेडकर जी को बताने में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम मुद्दे की बात करेंगे आज। मित्रों डॉक्टर अंबेडकर के आज कार्यों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो देखिए इसी में हम अगली कड़ी में देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है। इनकी योग्यता को देखते हुए उन्होंने कहा कि संविधान, जब बात आती है संविधान बनाने की, बोले कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। फिर बोले कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति शख्सियत है ही नहीं। तो 19 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर अम्बेडकर जी ने तैयार कर देते हैं। भारत उन्होंने देखा कि भारत में इतनी विविधता है और इस विविधता में एकता हमें कैसे लाना है। अगर वास्तव में हमारा संविधान अम्बेडकर ने न बनाया होता या ऐसा कि लोकतांत्रिक या भाईचारा वाला संविधान नहीं होता, तो वास्तव में आज हमारा हाल दूसरे देशों जैसा होता। आज हम क्यों, इतनी संस्कृति है, इतनी भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, फिर भी हम एक क्यों हैं? क्योंकि हमारा संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा का अधिकार, बढ़ने का, शिक्षा का, वोट देने का मताधिकार देता है। देखिए मित्रों एक चीज और मैं कहूँगा कि स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में 1971 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन मित्रों डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1950 में ही सभी लोगों को मताधिकार का 18 जो 21 वर्ष से ऊपर हैं पहले, फिर बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, उनको सबको मताधिकार प्रदान किया, यानी वोट देने का अधिकार दिया। और वोट देने का राइट ये है कि हम वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और अपने अनुसार शासन करवा सकते हैं। तो मित्रों ये बहुत बड़ा हथियार है हमारा। कहा अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए उनका 3 वर्ड भी था कि शिक्षित बनो, संघर्ष, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अम्बेडकर जी ने बहुत सारा काम किया। देखिए मित्रों वो कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे, पूंजीवादी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक और सामाजिक जो सामाजिक एकता लाना है, तो राजनीति को सुदृढ़ करना होगा, ठीक है ना। और मित्रों अब डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि किसी भी मनुष्य का बुद्धि का विकास उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धि का विकास अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों डॉक्टर अंबेडकर ही वह शख्सियत हैं जिन्होंने मजदूरों को 8 घंटा काम दिलाने का, ठीक है ना, काम दिलाने का कार्य किया। नहीं, पहले 12 से 14 घंटा काम करते थे। मित्रों अम्बेडकर ही वह शख्सियत थे जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और फिर जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है 1951 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनते हैं, और उन्होंने सबसे पहला काम करते हैं कि क्या करते हैं, वह हिंदू कोड बिल लाते हैं महिलाओं के लिए। हिंदू कोड बिल की यह विशेषता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वैधानिक तरीके से हर प्रकार के अधिकार की बात की गई थी। लेकिन कट्टरवादी कुछ लोग थे उस समय, इनका विरोध किए, वो एक्ट पारित नहीं हो सका। इससे गांधी जी नहीं मित्रों अम्बेडकर जी बहुत आहत हुए और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। बोले कि जब हम अपने देश के महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिला सकते, तो हमारा फिर कानून या न्याय मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं। मित्रों फिर उन्हीं के जो हिंदू कोड बिल है, उसी बिल को अलग अलग रूपों में, ठीक है ना, जैसे ये बिल है तो मुख्य रूप से 4 विकार हैं। जैसे बहुविवाह को समाप्त करके क्या किया गया था, एक विवाह की प्रथा लाई गई थी। नहीं मित्रों महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है, ठीक है ना, लोग कई विवाह करते और उनको देखिए मित्रों उनको तलाक देने का पहले पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं को दिया इन्होंने पहली बार, ठीक है।
संपत्ति या उत्तराधिकार में इन्होंने क्या किया, अधिकार दिया, उसके पहले नहीं था। और चौथा क्या है कि आधुनिक या प्रगतिशील समाज का निर्माण करके एक बंधुत्व स्थापित करने की बात कही थी हिंदी कोड बिल में। मित्रों यह पारित नहीं हो सका किसी वजह से, लेकिन फिर 1955 में कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड बिल को अलग अलग रूप में लागू करती है। यह हिंदू विवाह अधिनियम लाती है, फिर हिंदू तलाक एक्ट लाती है, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट लाती है और हिंदू जो है दत्तक ग्रहण एक्ट लाती है। 4 एक्ट के माध्यम से उनकी पूरी बातों को क्या किया गया, लागू किया गया। मित्रों अम्बेडकर जी की अगर शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी शिक्षा जीवन पर्यंत ग्रहण किए और उन्होंने 1952 में भी उन्होंने डिग्री ली, 1953 में भी डिग्री ली। उन्होंने मित्रों 1952 के आसपास जो था तो वहां से यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है मित्रों 1952 में। हाँ एक चीज और है मित्रों कि तीसरी और चौथी बार भी इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। क्यों, कब, जैसे इन्होंने जैसे एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 से किया था, इन्होंने 1953 से उस्मानिया विश्वविद्यालय से डिलीट किया था। और मित्रों इनको अंतरराष्ट्रीय या कहेंगे भारत के कई सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उस समय बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार 1990 में दिया गया था और द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड 2004 में। देखिए इनका महत्व या इनके विचारों का महत्व अब तक है, बना हुआ है, जब तक भारत या दुनिया रहेगी तब तक बना रहेगा। इसीलिए द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड 2004 में मिला। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम्स 2004 में इनको शामिल किया गया। मित्रों ये बहुत सारी बातें हैं। 1956 में इनका निधन होता है। लेकिन देखिए एक चीज और है, अगर कोई कहे कि ये सिर्फ दलितों के लिए काम किया तो नहीं, इन्होंने भारत के लिए काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, संविधान के लिए काम किया है, दुनिया के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है। और एक चीज और बता दें मित्रों, वो नीले रंग को अपना प्रतीक मानते थे। क्यों, क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है, आसमान के नीचे सभी जीव जंतु एक समान है, ठीक है ना। इसीलिए वह समानता और बंधुत्व भाईचारा के हितैषी थे। मित्रों अब हम देखेंगे मित्रों अम्बेडकर जी का एक चीज और कहना था कि अगर किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा लगाना है तो उस समाज की महिलाओं से लगाओ, ठीक है ना। वो कहते थे कि हम किसी समाज की प्रगति का अंदाजा लगाते हैं तो उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है हम उससे अंदाजा लगाते थे। देखिए मित्रों उनका एक कहना और है, उनका कहना और था कि अगर किसी समाज में पुरुष पढ़ लेता है तो वह अपने तक या कुछ ठीक है बच्चों तक सीमित रह सकता है, लेकिन अगर किसी समाज की महिला शिक्षित हो जाती है तो वह अपने को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है। इसीलिए मित्रों हम सबको महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी उनको आगे लाना है। उनके जो कार्य, वो कहते थे कि आप उड़िए आसमान में, आप पढ़िए, हम अपनी इतनी कुर्बानी दिए हैं कि आपको इतने अधिकार दिए हैं कि आप यूज करके दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। मित्रों हमें अम्बेडकर जी के बारे में पहले जानना समझना अच्छे से, उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं तो उनके बारे में दूर करिए, सभी लोग को बता रहे हैं। और अम्बेडकर जी को अच्छे से पढ़िए, जानिए, महसूस कीजिए कि वास्तव में अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए किया है हम लोगों के लिए है वास्तव में। अब देखिए मित्रों अम्बेडकर जी का इतना महत्व है आधुनिक युग में कि अम्बेडकर जी की जैसे जापान है, कोलंबिया हो गया, भारत में कई क्षेत्रों पर इनकी मूर्तियां तो बनाई हैं। तो हम ये नहीं कहते कि मूर्तियां बनाने से ठीक है, लेकिन एक कहें तो प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता है, इनको पढ़ाया जाता है। विश्व के प्रत्येक देशों में बताया जाता है कि अम्बेडकर जी ने जो क्रांति की है महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, ठीक है ना, अनाथों के लिए, दलितों के लिए, भारतवासियों के लिए, ठीक है ना, वह प्रयास सबको करने की जरूरत है। वो एक चीज और है मित्रों, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी पक्षधर थे। वो कहते थे कि खेतों में आप मशीनों का प्रयोग करिए, अच्छा से अच्छा उत्पादन करिए। तो मित्रों इसी कड़ी में हम अम्बेडकर जी के बारे में जितना हम कुछ जानते थे या कुछ और हम बताना चाहेंगे, लेकिन सोचते हैं कि आप इनके बारे में खुद पढ़िए, जानिए, जितना हम बताएं उसको सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए। तो जय भीम, जय भारत मित्रों, धन्यवाद।